नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव ज्यादा दिलचस्प होने वाला है और मुकाबला भी इस बार ज्यादा कड़ा देखा जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण लोकसभा में कांग्रेस के बीच और बीजेपी के बीच हुए 50-50 के मुकाबले को माना जा रहा है। हालांकि विधानसभा में परिणाम क्या रहेगा, ये तो पार्टियों के मुद्दे, प्रचार और जनता के मूड पर निर्भर करेगा, लेकिन पार्टियां अपनी तरफ से इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस जहां बार बार गुटबाजी के मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है, तो वहीं 36 बिरादरियों के अपने साथ होने का दावे के साथ भी वो जीत का दावा कर रही है, यानी कांग्रेस। और इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने उनके एक बयान ने जो है गुटबाजी की खबरों को एक बार फिर से हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी का बीजेपी में जाने का कारण ये है कि उन्हें कांग्रेस में अपना भविष्य नहीं दिख रहा था। तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा किसान, ओपीएस, महंगाई, रोजगार समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने पर 25 लाख तक का इलाज फ्री में करवाएंगे। लेकिन उधर सरकार भी हैट्रिक लगाने के दावे के बीच अपने कामों को तेजी दे रही है और युवाओं के रोजगार पर भी फोकस कर रही है। और इसी बीच ओबीसी क्रीमी की आय सीमा को वो 6 लाख से बढ़ाकर के 8 लाख रुपए करने की घोषणा सीएम ने कर दी है और विपक्ष पर कटाक्ष भी लगातार किया जा रहा है। सुनीता दुग्गल ने इस बीच जयप्रकाश द्वारा किरण चौधरी पर की गई टिप्पणी पर भी कटाक्ष किया और सोनिया गांधी के कांग्रेस के वारिस होने पर सवाल उठा दिया। कि हम हरियाणा में 50,000 भर्तियां करेंगे। हम उन 50,000 भर्तियों का आने वाले समय में ये संकल्प लेते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। सीईटी के एग्जाम पर कोई सवालिया निशान नहीं है। कांग्रेस के लोग इस फैसले पर ओछी राजनीति के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार गरीबों के हकों के लिए लड़ रही है। क्षेत्रवाद, जातिवाद का बोलबाला था, यह कांग्रेस की सरकार के अंदर था। नौकरियों की बोली लगती थी। जिनके पास ज्यादा पैसा होता था या जितनी ज्यादा पहुंच होती थी, उसी को ही नौकरी मिलती थी। भी मैं प्रदेश के युवाओं को इस बात से सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपके हकों के ऊपर किसी प्रकार की आंच हम नहीं आने देंगे। हम मजबूती से आपके विश्वास को कायम रखने का काम करेंगे, परंतु ये कांग्रेस के लोग इस प्रकार से झूठ बोल करके जो बची हुई भर्ती है, किसान को कहा कि हम दुगनी आय कर देंगे 2022 तक। आय तो दुगनी नहीं करी, होगी क्या दुगनी आय किसान की? लागत कई गुना बढ़ गई। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, और आज क्या है? लागत तो बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। पूरा देश का किसान कर्जे में डूब रहा है, पूरे देश। और इसी प्रकार से गरीब आदमी का, जो अभी अध्यक्ष जी ने चर्चा की, 100 गज के प्लॉट दिए, हम 4 लाख के करीब प्लॉट अलॉट कर दिए और 3 लाख अंकित कर दिए थे। बता दिया था यहां जाएंगे। ये सरकार आ गई, इन्होंने आज से स्कीम बंद कर दी। महात्मा ग्रामीण बस्ती योजना थी, स्कीम थी, वो बंद कर दी। प्लॉट ही देने बंद कर दिए। एक भी प्लॉट दिया तो बता दो 10 साल में इन्होंने गांव का कोई बता दो, क्योंकि आप जब जाओगे घर घर, इनकी विफलताएं गिनाओगे, अपनी उपलब्धि गिनाओगे, तो ये पूछेंगे ये बात ठीक है, लोग भी कहेंगे ये बात तो ठीक कह रहे हो आप। 10 साल में इस सरकार ने हरियाणा को पछाड़ दिया। लेकिन अगर आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार बन गई, तो आप क्या करोगे? पूछेंगे आपसे, तो आप क्या जवाब दोगे? हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है,
बातें तो सारी उस टाइम बताएंगे, लेकिन मोटी मोटी बात बता रहा हूं आपको। जो फैसला कर चुके हैं पार्टी, हम बनते ही क्या करेंगे, हम सरकार बनते ही पहला। देखिए, ये मुझे बहुत ही खेदजनक ये बयान लगा। वो इतने सीनियर और इतने सीजन लीडर हैं और उन्होंने फिर भी महिलाओं के ऊपर इस तरह से टिप्पणी की है, तो मुझे लगता है कि उनको जो है वो इसके बारे में फिर से अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी की जो है वो विरासत कौन संभाल रहा है। आज सोनिया गांधी जी जो हैं वो उनकी विरासत को संभाल रही हैं। इसका मतलब मुझे लगता है कि वो अपनी ही पार्टी के जो लीडर हैं उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। और हमारी किरण चौधरी जी जो हैं वो पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। तो सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। राजबीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हांडा जी आज आप ही से लेना चाहूंगी। देखिए, जब भी कोई सवाल किया जाता है गुटबाजी को लेकर के, निश्चित तौर पर आप लोग कहते हैं कि नहीं है। देखिए, हम इस बात को नहीं कह रहे हैं, कई बार आप ही के नेता इस बात को कह देते हैं। उदय भान जी कहते हैं कि किरण जी कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में इसलिए गई कि उनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। अब ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि 40 साल से वो वहां पर हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रही है, उनको कांग्रेस को मजबूती देती है, और सडनली वो कहते हैं कि उनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा था। ज्योति जी, आपको नमस्कार। प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को नमस्कार। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। भीम युधिष्ठिर अर्जुन सभी समा गए इतिहास में। भीम युधिष्ठिर अर्जुन सभी समा गए इतिहास में, मगर शकुनी वाले पासे अभी भी हैं भाजपा के पास में। जब शतरंज का खेल खत्म होता है, तो राजा वजीर प्यादे सब एक ही डिब्बे में एक साथ बंद कर दिए जाते हैं। तो बात ऐसी है मैडम, आपने हमारी गुटबाजी की बात की, लेकिन आपने इधर अनिल विज की बात नहीं की। आपने अनिल विज जी ने क्या कहा था, वो जैसे इनके अंदर कौन सी कम गुटबाजी है। और अभी तो देखिए आप केंद्र में कितने, आपको मैं एक ऑफ द टॉपिक है बात, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। अनिल विज जी पार्टी छोड़कर तो नहीं गए हांडा जी? कौन? अनिल विज जी पार्टी छोड़कर तो नहीं गए? नहीं गए तो नहीं गए, ठीक है, उनका मन है, लेकिन कमेंट्स तो आए हैं ना, दुखी तो हुए वो भी, राव इंद्रजीत भी हुए, अरविंद शर्मा भी हुए। और अभी तो आप देखिए ना क्या हो रहा है केंद्र में जो बैठे हैं। मैं वही बात कह रही थी ऑफ द टॉपिक, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, मुझे इजाजत दीजिएगा। ये जो प्रधानमंत्री ने अपने आपको फिर प्रधानमंत्री बनाया है, इन्होंने सिर्फ एनडीए के साथ बैठक की है, वरना लोग तैयार बैठे थे बिल्कुल उसके लिए, विद्रोह करने के लिए। एनडीए के सिर्फ 52 जो इनके पास 240 तो अपने हैं, 51 या 52 जो भी है, जो इनकी अलायंस है, नीतीश नायडू तो मेन है ना, नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस, तो उनके साथ बैठक कर ली सिर्फ कि भाई हाँ मैं प्रधानमंत्री चुना जाऊं। उन्होंने यस कर दी, अपने उनके भी राजनीतिक उनके भी फायदे हैं, बड़ी स्पष्ट सी बात है। दूसरी बात यह है कि बाकी जो संसद दल की जो मीटिंग होती है वो नहीं करवाई, क्योंकि उसमें विद्रोह बहुत होना था, बहुत लोगों ने इनको नहीं चुनना था। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ मैं। अच्छा, अब बात आ गई आपकी, सवाल अपना दोहराएंगे आप? गुटबाजी की बात तो आपने कभी मैंने बता दी, इनके अंदर मेरा सवाल ये था कि आप सिरे से खारिज करते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है। अब जब किरण चौधरी जी बीजेपी में शामिल हो गई, देखिए बीजेपी में शामिल हो गई, तो आप ही के नेता याद आ गया मुझे, किरण चौधरी जी का सवाल था। बड़ी शर्मनाक बात है, अभी भी उनकी भूख संतुष्ट नहीं हुई है। इतना उनको कांग्रेस ने दिया, इतनी पहचान दी, लेकिन उन्होंने अपने पिता की विरासत को वाकई में नहीं संभाला। उन्होंने सिंसियर नहीं रही कांग्रेस के लिए। राहुल जी तो वैसे भी खुला कहते हैं कि ठीक है, जिसने जाना है जाए, हमें जिसने जो सच्चा होगा वो रहेगा, जिसको लालच है वो चला जाए। यहाँ तो लोग डर के मारे जाते हैं या लालच के या महत्वाकांक्षा के चलते हुए। एक सिर्फ एमपी का टिकट इस बार नहीं मिला, लेकिन 10 साल तक जिनके बारे में ये उल्टा सीधा बोलती हैं, हुड्डा साहब की सरकार में ये 10 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, कितनी बार एमएलए रही हैं, इनकी बेटी को एमपी का टिकट दिया गया, किरण जी को राज्यसभा की सांसद दी गई इनको, फिर भी इनका पेट नहीं भरता। मैं बड़ी हैरान हूँ। मुझे लगता है हांडा जी देखिए, आप लोग कहते हैं आपने कहा कि विरासत नहीं, 5 सेकंड नहीं, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, फिर आगे जाके सवाल भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना। आपने वारिस की बात कही कि विरासत नहीं संभाल पाई, लेकिन आप ही के जयप्रकाश जी कहते हैं कि वो वारिस नहीं है, महिलाएं वारिस नहीं होती हैं, फिर इस तरीके का बयान देते हैं। चलिए उसका भी जवाब ले लीजिए। एक उनके बयान को, भाजपा की आदत है, मैं उस बयान का समर्थन नहीं करती, मैं आपको बड़ा क्लियरली और ऑनेस्टली बता रही हूँ, और मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं भाजपा ही नहीं हूँ, दैट्स वेरी क्लियर,
क्योंकि भाजपा की ही आदत है, झूठ फैला रहे 10 साल से। प्रिंट मीडिया और आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके थ्रू इन्होंने खूब झूठ फैलाया 10 सालों में, बहुत फैलाया इन्होंने। अच्छे दिन के नाम से, अच्छे नहीं उसके दिन एक्चुअली थे युवाओं के लिए। और मैंने कहा कि हम उनसे अच्छे, आप कहते हैं बड़ी नेता किरण चौधरी होंगी भाई बड़ी नेता, लेकिन उनसे अच्छे हम छोटे कार्यकर्ता हैं। हम कम से कम पार्टी के लिए समर्पित तो हैं, सिंसियर तो हैं, और वो भी ऐसी पार्टी के साथ जिसकी कुछ विचारधारा है देश को बनाने की, ना कि बिगाड़ने की, ना उसको उजाड़ने की, ना सेना को जमीन हथियाने की, और ना ही अग्निवीर योजना लाने की कि जिसमें 4 साल में बच्चा रिटायर होकर घर बैठ जाए। उस पर भी समीक्षा के लिए कहा है जो इनकी अलायंस है। देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है। मैंने तो कहा अभी तो आज तो शपथ हुई है, और पेपर लीक मंत्री जो थे, जो भी इनके थे, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो आज शपथ ले रहे थे। कमाल है, मतलब अभी भी ढीठ है ये लोग कि भाई मतलब मन मर्जी करने की। बाकी आगे देखते हैं, अभी तो शुरुआत है, परसों से सब शुरू होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल है। देखिए, आपने कहा कि आप उनके बयान का समर्थन नहीं करती, लेकिन सुनीता दुग्गल जी ने उनकी बात का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो सवाल उठाते हैं किरण चौधरी के वारिस होने पर, तो वो ये बताए कि सोनिया गांधी इतने सालों से किसकी विरासत संभाल रही हैं। इसका मतलब तो ये भी होना चाहिए कि वो भी वारिस नहीं है। उन्होंने सोनिया गांधी जी का नाम लिया, मैं बता देती हूँ, इंदिरा जी ने भी विरासत संभाली है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दी है, और आगे प्रियंका जी भी संभाल रही हैं। सोनिया जी ने संभाली, और बड़े अच्छे से उन्होंने संभाली। एक आदर्श भारतीय नारी के बारे में, जिनके बारे में इतना उल्टा सीधा बोलते हैं कांग्रेस की विधवा, और पता नहीं कैसे कैसे अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी प्रदेश के प्रधानमंत्री जिनको अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। उन्होंने एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में उन्होंने अपने आप को, जिसे कहते हैं, प्रेजेंट किया और रखा है उन्होंने अपने आप को। पति चोर नहीं है वो, ये भी बता दूं मैं आपको। चलिए ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात को। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज निश्चित तौर पर यहां पर है कि कांग्रेस को यह जरूर देखना चाहिए कि जो इस तरीके के बयान देते हैं नेता, उन पर कांग्रेस किस तरीके का एक्शन लेती है या फिर क्या विचार करती है। ये बहुत देखने वाली बात है। जैसा कि जयप्रकाश जी के बयान पर आपने खुद भी समर्थन नहीं किया कि इस बयान का आप समर्थन नहीं करती हैं। चलिए ठीक है, आऊंगी आपके पास लौट के। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, और भी मेहमान बने हुए हैं, लौटूंगे, फिर आप लौट के जवाब दीजिएगा। रोहिला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजवीर रोहिला जी, प्रवक्ता बीजेपी। रोहिला साहब, हारना जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी के बयान का समर्थन वो भी नहीं करती हैं, लेकिन जो बीजेपी कर रही है वो भी समर्थित बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि आने वाले समय में 2-3 महीनों में चुनाव है, तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में अपने वादे पूरे करेंगे, हम 50,000 नौकरियां देने की बात करेंगे, या जो भी आपने कहा, लेकिन उसके लिए कांग्रेस पहले से तैयार दिख रही है। वो कह रही है कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे, हम महंगाई 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो तमाम सारे वादे वो करते हुए दिख रहे हैं। झूठे लोग, पहले तो मैं आपको नमस्ते करता हूँ, सभी प्रवक्ताओं को नमस्ते, आनंद जी आपको भी, सर आपको भी नमस्ते। झूठे लोग हैं ये, इनकी झूठ ही एक्सपोज होगी, और जनता ने इनको आईना दिखा रखा है। 10 साल से ये लोग सत्ता से बाहर है, और आज भी 99 पर ये लोग आउट हो रखे हैं। एक बात, अब ये लोग अगर इतने काम करने वाले थे तो इन्होंने जब उठा था, जो कूराज था, जो जंगल राज था, उसमें कितनी नौकरियां दी, वो स्पष्टीकरण देना चाहिए इनको। तो आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, लूंगी मैं नौकरियों पे ही लूंगी। बड़ा मुद्दा नौकरी भी है आज, उस पर जवाब लूंगी। चुप रहिए आप। बीच में वो बोले क्यों, मैं उसकी पेरोल पे हो गया, मैं पेरोल पे हो गया। मैं जब तुम अपनी बारे में जवाब दीजिएगा, मैंने आपको अच्छा खासा समय दिया, अब एक बार बोल लेने दीजिए। तो फिर मैं भी बोलूंगी आपके प्रधानमंत्री के बारे में। जब तुम लोग हमारे नेताओं के बारे में नाम शराब बोलते हो, मैं तुम्हारा नंबर कर लूंगा, नंबर डबल करके दूंगा तारा। अगर आप अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से बोलूंगा। अगर आप सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, बस अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, किसी का अपमान करने में किसी की भलाई नहीं है। मुझे पता है इन्होंने क्या बोला, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या बोला, हाँ अभी बता, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या बोला, क्या ये माफी मांगेंगी? ये ढीठ लोग हैं, ये ढीठ आप लोग हैं। वही बात, देखिए लड़ने झगड़ने का कोई मतलब नहीं है, एक एक करके बात रखिए। मैं समझ रही हूँ, मैं सभी से निवेदन कर रही हूँ, देखिए मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, अच्छा रहेगा। अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखें। जी ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। जेपी जी ने जो बयान दिया है उस पर स्पष्टीकरण दे दिया, मैं उस बयान के साथ नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बयान वो जेपी जी खुद नहीं दे रहे, कहीं से दिलवाई जा रहे हैं। और उस पर किरण चौधरी जी ने या हमारी पार्टी के जो भी प्रमुख नेता थे उन्होंने जवाब दे दिया। बात है 2-3 महीने का जो इलेक्शन चल रहा है, बात है कांग्रेस की अंदरूनी फुट की। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने क्या बोला आज, भैया जो बयान
बयानबाजी और यह गलत है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने क्या बोला, ये आपके नेता बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। आप लोगों का जो अहंकार है भाई, आप लोगों को बात सीखते आगे पता नहीं क्या हुआ, ठीक है ना। तो वो चीजें आपको अपनी भाषा में सुधार करना चाहिए, मर्यादित बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलेंगे तो हम पे कोई सेंसर थोड़ा लागू होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो 100 दिन की जो हमारे पेंडिंग रखे हैं, तो आज मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सी बातों का खुलासा किया है। हाँ, मैं भी करती हूँ खुलासा जी, ठीक है ना। आप बीच में मत बोलिए प्लीज, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा है कि हम 50,000 नौकरियां देंगे। उन्होंने जो तथ्य रखे हैं वो सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। वो भारतीय जनता पार्टी जो कल ओबीसी के बारे में जो घोषणा की है, असली दर्द तो कांग्रेस को ओबीसी की घोषणाओं का है। हरियाणा की भाजपा नीति सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण पर आगे लेके जाएगी। जो क्रिमिनल है तो 6 लाख उसको 8 लाख कर दिया। कांग्रेस ने जो 10 साल का हुड्डा का राज था, ओबीसी को सिर्फ वोट बैंक समझा और 2014 में उनको सबक सिखाया ओबीसी ने। ये लोग 500 रुपए की टंकी देकर, प्लास्टिक की पानी की टंकी देकर ये लोग ये सोच रहे थे भाई तुमने इन लोगों को खरीद लिया, ठीक है। तो जनता 500 रुपए की टंकी के बहकावे में नहीं आई और इनको 2014 में सत्ता से बाहर कर दिया। जो 100 रुपए के प्लाटों का था वो किसी को प्लाट नहीं दिए गए, कहीं कोई कब्जा नहीं दिया गया था। वो हरियाणा की नायब सैनिक सरकार ने शुरू किया है सोनीपत से। 7,000 से ज्यादा लोगों को कब्जा भी दिया गया और कागज भी दिए गए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये चाहे जितने वादे कर ले मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है इनका। इन लोगों की जो गुटबाजी है वो इनका खुद पता है कहाँ क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, आगे चर्चा करूंगी। छोटा सा जवाब हांडा जी आपसे चाहूंगी, फिर मैं कुटिया साहब आपके पास आ रही हूँ। छोटा सा जवाब दीजिएगा। हाँ जी, इन्होंने कहा कि हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं है। वाकई में कोई मुकाबला नहीं है। हमने कभी किसानों को मारा नहीं, ना काले कानून लेकर आए। हमने किसानों के लिए छर्रे नहीं चलाए, हमने उनके लिए 7 लेयर बैरिकेडिंग नहीं करी हमने। और ओबीसी घोषणा से आपके पेट में दर्द कर रहे हो? नहीं, एक मिनट ज्योति जी, गुटबाजी, इनको किताब के अलावा इनको काम गिनाने वाले हैं नहीं। एंड चुनाव से पहले 50,000 पद लाएंगे। अब वो एम्प्लॉयमेंट है या डिप्लॉयमेंट, ये इनको भी नहीं पता होगा, ठीक है, रोहिला जी को भी। ओछी राजनीति जैसा कि बोला उन्होंने, एक मिनट, ओछी राजनीति आप करते हैं, इसीलिए प्रदेश में भी आप बैसाखियों पर हैं, केंद्र में भी बैसाखियों पर हैं आप लोग। वहां पर भी 1 मिनट नहीं लगेगा। तलवार की धार पे जैसे चले हुए ना, जनता ने आके लड़ा को खड़ा कर दिया। संविधान की कॉपियां विपक्ष के सारे पास है। उन्होंने कहा संविधान बचाएंगे, संविधान के लिए झूठ आपने फैलाया। अच्छे दिन 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां किसानों के आईडी पर, किसान क्यों मारे? 7 से 14 किसानों की हत्या रही आपकी सरकार। अब नायर से नहीं मान रहा है। अब नायर से नहीं मान रहा है कि हाँ नीतिगत गलतियां हुई हैं, पोर्टल में कमियां थी, प्रॉपर्टी आईडी में कमियां थी, उनको हम ठीक करेंगे। अब नीतिगत हार तो मान ली ना। अब पानी चुनावों के मद्देनजर देखिए, पहले तो एक एक करके बातों को रखिए, भाषा मर्यादित हो इसका भी ध्यान रखिए, पक्ष रखिए पार्टी का। देखिए 5 पर रह गए आप, एक एक करके ज्यादा उछलिए मत आप, ना ज्यादा अपने आपको वो समझिए। देश को सोचिए, जो देश का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। अगर नहीं समझ आती, आयुष्मान चले जाइए, इलाज करा लीजिए। सीएलयू गैंग हमें सलाह दे रहा है। अटैक करते हैं आपके। चलो ठीक है, दोनों के पास लौटूंगी। अभी मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर हो गया है। ठीक है हांडा जी और रोहिला जी, अरे महाराष्ट्र में देखो ना, आप सुनेंगे, मुझे पता है अब आप दोनों नहीं सुनेंगे। दोनों की ऑडियो डाउन करवा रही हूँ क्योंकि आप दोनों नहीं सुनेंगे। थोड़ा सा रुक जाइए। कुटेल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुटेल साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी ज्योति जी, देखिए बीजेपी कांग्रेस हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, जैसा कि दिख भी रहा है। लेकिन अब बात ये आती है, जहां गुटबाजी की खबरों पर कांग्रेस नकारती है तो वहीं बीजेपी उस पर घेरती है उस मुद्दे पर। अब बात जहां नौकरियों की आई तो बीजेपी का कहना, मैं आऊंगी रोहिला साहब, बीजेपी का कहना है कि जो हम वादे हमने किए हैं वो हम जल्द पूरे करेंगे, 50,000 नौकरियां जल्द से जल्द हम देने जा रहे हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस इस पर 2 लाख का वादा करती है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 2 लाख पद भरे जाएंगे, 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। और आप भी एक जॉब कैलेंडर निकालते हैं, तो इस पूरे रोजगार के मुकाबले में अपने आप को कहां पाते हैं आप? क्योंकि आपने भी जॉब कैलेंडर की बात कही थी कुछ दिनों पहले कि आप आएंगे सत्ता में तो जॉब कैलेंडर निकालेंगे। जी की ज्योति जी, पहले तो मेरा आपको नमस्कार और हमारे जो पैनलिस्ट हैं भाई रोहिला साहब जी और हांडा साहब जी को भी नमस्कार।
यहाँ पर जो कांग्रेस और जो बीजेपी है, मैं पहले भी बोलता हूँ और आज फिर बोल रहा हूँ, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जब कांग्रेस का शासन रहा था, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी देखी, कुछ नहीं किया। ये चाहे बैकवर्ड कम्युनिटी है, चाहे शेड्यूल कास्ट है, चाहे आम व्यक्ति है, ये लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। मैं एक बहुत बड़े अहम मुद्दे पर आता हूँ, एक 100 गज का प्लाट और एक रिजर्वेशन पर, कि हरियाणा सरकार बनने के बाद जो अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ सरकारी नौकरियों में किसी भी सरकार ने इसको पूर्ण करने का काम नहीं किया, ना ही चेष्टा की, बल्कि एक बार चौधरी देवीलाल जी ने 9 फरवरी 1979 को सरकारी नौकरियों में रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षण दिया था, लेकिन उसके बाद किसी भी सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा और आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारी प्रथम श्रेणी में 9% है, द्वितीय श्रेणी में 12% है, और तृतीय श्रेणी के अंदर 14% है और चतुर्थ श्रेणी में मात्र 4% कार्यरत है। बीजेपी सरकार ने, जो वर्तमान में सरकार है, 85वां संशोधन संविधान पारित करके पदोन्नति में 17 जून 1995 से लागू करने का बिल पास किया था, लेकिन उसको भी आज तक सही ढंग से लागू करने का साहस नहीं किया। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस सरकार ने 16/3/2006 से और बीजेपी सरकार ने 15/5/2015 की हदायतों के अनुसार पदोन्नति में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में दिया था, लेकिन उसको भी आज तक लागू नहीं किया। 85वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति के कर्मचारी को पदोन्नति में प्रथम और चतुर्थ श्रेणी को आरक्षण 1995 से जो है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी जो है कि लागू करने का काम करेगी? जो चुनाव आ रहा है, ये तो बड़ा सवाल हो गया। क्या उन्होंने किया है या कांग्रेस करेगी? और अभी हाल के अंदर सरकार ने प्रथम और द्वितीय पदोन्नति में आरक्षण देने का साहस तो किया था, लेकिन उसको लागू करने की मंशा साफ नहीं थी, जिसकी वजह से कोर्ट में स्टे करवा दिया गया। 1995 से चतुर्थ श्रेणी से प्रथम श्रेणी पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जाए। और दूसरा, इसके साथ कौशल विभाग के द्वारा जो आउट ऑफ सोर्सिंग की भर्ती की गई है, उसमें आरक्षण कोटा पूरा किया है या नहीं किया है, या भविष्य के अंदर कांग्रेस या बीजेपी जो है कि उसको नियमित भर्ती करने का काम करेगी। और जो बैकलॉग है, लगभग 48,000 लोगों का जो बैकलॉग है, क्या उसको पूरा करने का काम करेगी? दूसरा, जो 100 गज के प्लाट की जो बात आज हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अभियान चलाया है, तो आज दलित जो है कि 100 गज के प्लाट के ऊपर जो है वो चाहता है कि भाई मकान जो उनको बना करके दिया जाए, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों को 4 लाख लोगों के पास परिवारों के पास आज भी कच्चे मकान है, कच्चे घरों के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। तो सरकार की क्या पॉलिसी है? सवाल तो आपने उठा दिया, आपके सवालों को समझ भी गए हम कुटिया साहब, आपके सवालों को समझ भी गए, लेकिन आपकी नजर में इसका क्या समाधान होने वाला है, ये मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगी। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक प्रयोग किया गया मछलियों पर। एक बड़ी शार्क मछली को कुछ छोटी मछलियों के साथ एक टैंक में रखा गया। स्वाभाविक रूप से शार्क ने छोटी छोटी सभी मछलियों को खा लिया। इसके बाद उस टैंक के बीचों बीच एक ट्रांसपेरेंट फाइबर शीट लगा दी गई, उस टैंक के 2 हिस्से करने के लिए। अब एक तरफ शार्क थी और दूसरी तरफ छोटी मछलियां। शार्क केवल देख सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ जा नहीं सकती थी। शार्क ने बार बार उस फाइबर शीट पर टक्कर मारी ताकि दूसरी ओर की मछलियों तक पहुंच सके, लेकिन सफल नहीं हो सकी। ऐसा कई दिन तक दोहराया गया और रिजल्ट वही का वही।
शार्क छोटी मछलियों को नहीं खा पाई और फेल हो गई। कुछ दिनों बाद वो बीच का पार्टीशन हटा दिया गया। अब देखने में क्या आया कि शार्क अभी भी टैंक के दूसरी ओर नहीं जा रही थी, क्योंकि उसकी मानसिकता बन चुकी थी कि बीच में एक पार्टीशन है और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही तो घटित नहीं हो रहा। किसी छोटे मोटे फेलियर के कारण हमने धारणा बना ली कि हम तो ये काम जीवन में कभी कर ही नहीं सकते, ये काम तो हमारी क्षमता के बाहर का है, हमारे बस का ही नहीं है। ऐसा सोचकर हम प्रयास करना बंद कर देते हैं, जबकि हो सकता है वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी हों, सफलता के द्वार हमारी प्रतीक्षा कर रहे हों। कई बार हमारे परिश्रम ना करने के कारण या हमारे फेलियर के प्रीसेट माइंड के कारण हम कामयाबी से दूर चले जाते हैं। किसी ने ठीक कहा है, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। नमस्कार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए, चर्चा जारी है और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं बढ़ूं आगे, लेकिन उससे पहले कुटेल साहब एक छोटा सा रिएक्शन आपसे और लेना चाहूंगी, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तमाम सारी चीजों पर जब आपने टिप्पणी कर ही दी है, तो ओबीसी वर्ग के लिए एक जो बड़ी घोषणा आज सीएम साहब ने की है, उस पर भी एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। देखिए, आज सीएम साहब ने कहा कि जो क्रीमी लेयर का जो मामला है वो 6 लाख से 8 लाख तक जो है वो बढ़ाने का जो है कि हम काम करेंगे। लेकिन मैं वर्तमान सरकार से और कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान जो है कि ओबीसी वर्ग को जो है कि उसका कोटा पूरा करने का काम किया? या आज वर्तमान में जो सरकार है, जो उसका कोटा है, क्या उस कोटे को जो है कि वो पूरा करने जा रही है? क्या कोटा पूरा किया है? क्या लॉलीपॉप ही देकर के जो है कि लोगों को भगाने का काम करेंगे आप लोग? तो इसके ऊपर जो है कि आप जो है कि सच्चाई के साथ जो है वो काम करें, ताकि जनता को जो है कि उसका लाभ हो। क्योंकि हमारी सरकार जब सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आई है और जो निचले स्तर पर जो लोग काम करते हैं, जो माननीय हरियाणा प्रदेश को शिक्षित करने का काम करते हैं, तो उनको लाभ पहुंचाने का काम जो है कि वो सरकारों के अंदर चाहे वो चौपाल बना करके। अच्छा, तो आप क्या कारण इसको ये मान रहे हैं कि सरकार आने वाले समय में ओबीसी वर्गों को प्रभावित करना चाहती है चुनाव में? ये इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अभी राजवीर रोहिला जी जब बोल रहे थे कि कांग्रेस के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे थे कि भी है ना, ये वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के लिए? चलिए, ठीक है, बस यही सुनना था मुझे। रोकूंगी आपको यहाँ पर क्योंकि समय की पाबंदी है। रोहिला साहब, इस पर जवाब लूंगी, क्योंकि इनडायरेक्टली तो वो यही कह रहे हैं कि भाई वोट बैंक प्रभावित करना है, इसलिए इस तरीके का जो है फैसला लिया गया। और दूसरी बात, जो घोषणाएं आप कर देते हैं उस पर एक्शन क्यों नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनिक की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने लगातार जो घोषणाएं की है उन पर काम हुआ है। एक बार भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने 10 साल में 1,40,000 पक्की नौकरियां दी, लाखों युवाओं को एचआरएन के माध्यम से उनको जॉब को सिक्योर किया। जब ये 100 पार्टियां दोनों इनकार कर रहे हैं, ये जो ठेके पे लगाती थी जो ये, तो उसको उससे मुक्ति दिलाई गुलामी से। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसे गुलामी से मुक्ति दिलाई थी। जो ये 18,000 रुपए साइन कराते थे और 8,000 रुपए अपनी बारी में, अभी आपकी आवाज नहीं आएगी, आप म्यूट हैं। होटल साहब रहें तो आपकी तो एक सीट वहां भी खरीदेगी सुने मांझो मकाम। चलिए, ठीक है। ये है इनका साल 3 करोड़ 13। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसने 2,000 रुपए हर तीसरे महीने किसानी दी, किसानों को दी, जो कहा वो किया। हर घर जल योजना से लोगों को पानी की सुविधाएं दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। ये जो हमने कहा वो किया। धारा 370 को हटाया, जो हमने कहा वो किया। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन एक जरूरी बात ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि हुड्डा साहब ने आज कहा था कि लागत तो बढ़ रही है लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही है। ये हुड्डा साहब का काम है, विपक्ष का काम है, वो अपने तर्क देते रहे। लेकिन आज
प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। वो डाटा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जो इनके राज में था, जो इनके राज में जो प्रति व्यक्ति आई थी ना, वो मैं आज आपको बता दूंगा डाटा में कितना है वो। एक बात। दूसरी बात, आज सैलरीज कितनी हो रही है? ये लोग तो 8,000 रुपये में गुलामी करवाते थे, आज उसी HKRN के जो कर्मचारी है उसको 15 से 23,000 रुपये बीच में मिलते हैं। ठीक है ना? तो ये लोग तो आए की बात ही ना करें। इन लोगों ने तो सिर्फ लूटने का काम किया है हरियाणा को, 70 साल लूटा इन लोगों ने। ठीक है ना? तो इन लोगों ने CLU टैक्स बढ़ाई, इन्होंने झज्जर में रॉबर्ट वाड्रा को जमीन दी एस्टीडेट के नाम पे, जमीन दी एस्टीडेट के नाम पे। ठीक फिल्टर को बेची, और आज भी वही ऐसा ही खेल चल रहा है लोग। ठीक है ना? तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। जनता ने इन लोगों को देखा है, इनका जंगल राज। भरोसा किस पर जताना है ये जनता के हाथ में ही है, जैसा कि इस बार चुनाव में भी देखा गया। अभी 2-3 महीने का समय है। क्रीमी की जो सीमा बढ़ाने से दिक्कत होगी। ठीक, ये तो 500 रुपए की टंकी देके गुलाम बनाना चाहोगे। चलिए ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात को। जागरूक है। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हांडा जी, जवाब आप इनका कुछ देना चाह रही है, लेकिन जैसा कि हुड्डा साहब कह रहे थे कि भाई 500 रुपए सिलेंडर करेंगे, क्या सच में संभव है? जहां आपकी सरकार है वहां आपने 500 रुपए सिलेंडर कर दिया, ये बड़ा सवाल बीजेपी भी उठा रही है। जी, जहाँ पर हमारी अपनी सरकार है, तेलंगाना में, कर्नाटक में, वहां पर हम 500 में ही दे रहे हैं। आप बेशक से जाकर चेक कर सकते हैं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि झूठ बोलना तो 10 साल से यही फैला रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, प्रिंट मीडिया की तरफ से सारी संस्थाएं इनके कब्जे में हैं। और नौकरियों की जो बात करते हैं, मैंने कहा 50,000 अभी परसों आप ही ने रोहिला जी बात हुई थी ना, इंद्री नेताजी आए थे, उन्होंने कहा था बिजली पानी नहीं मिल रही, याद होगा आपको या भूल गए आप? नेताजी के साथ हमारी हुई थी ना चर्चा अभी खबर 5 पर। तो क्या कहा था किसान नेता ने? उसने तो अपनी समस्या बताई थी। आप बोलते हैं उल्टा, वो बेचारे वो तो सच ही बोल रहे थे। खैर, बाकी हमने चंद्रयान पर नौकरी देने की हमने कभी बात नहीं की, ना हमने कहा किसी महिला को पीटो एंड ऑल दैट। दूसरी बात, आपको मोबाइल पर जवाब आता है कि आप मोबाइल देखते रहते हैं कि हाँ कोई कुछ बोल रहे, तो मैंने अब ये जवाब देना है, मैंने अक्सर देखा है आपको रोहिला जी। और दूसरी बात, हवाई बातें आप करते हैं किसानों को। और एक मिनट रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, शांति रखिए। बाढ़ पीड़ितों के साथ आपने क्या किया? दादूपुर नरेली आपने जिससे थोड़ा ग्राउंड वाटर लेवल ठीक से बना हुआ था, आपने वो बंद कर दिया। हाँ, वेट कीजिए, नोट कर लीजिए। मैं वापस आप ही के पास आऊंगी, जवाब लूंगी। और दूसरी बात, PM का बयान, उनके जुमले, आप हमारी बातें करके किसी ने ऐसा कहा, लेकिन आपके प्रधानमंत्री, प्रचार मंत्री, अब तो खैर वैसे मोदी सरकार नहीं रही, अब तो NDA हुई है। अब तो कोई अभी तो मैं जो भी एक दो बातें और बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। नीट की कोई चर्चा नहीं होती, लोकतंत्र नहीं लीक तंत्र हो गया। आप देखिए युवा कितना त्रस्त है, कितना आक्रोश में है जनता कि लोग इतने। और बड़ी मजेदार बात, गोधरा में उनका जानबूझकर जो है सेंटर बनवाया जा रहा है कि जहाँ पर वो नकल कर सके। 201 लोग आरोपी हैं पेपर लीक में, सुन लीजिए। 37 पेपर आपने हरियाणा में भी लीक किए और नौकरी दी गुजराती और RSS को दी आप लोगों ने। ठीक है, इसलिए आप मुझे ये मत बताइएगा कि हाँ क्या किया हमने। और बाकी 100 गज के प्लॉट की जहाँ तक बात है, हमने 3,82,000 लोगों को, वंचितों को दिए, हमने 7 लाख लोगों को देने थे, लेकिन इन्होंने हमारी योजना बंद कर दी। अब इनको विधान चुनाव से पहले बड़ी सारी चीजें याद आ गई हैं। और दलित और वंचितों की बात करते हैं तो रोहिला जी को याद दिला दूं कि आदिवासी जो आपने राष्ट्रपति बनाई थी, उनको ना तो राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया, ना संसद के उद्घाटन में। और जब उनको दे रहे थे भारत रत्न जो आपके अडवाणी जी हैं, तो वो खड़ी हुई थे, प्रधानमंत्री बैठे थे। ये तो महिला का सम्मान नहीं होता ना, वो भी फर्स्ट सिटीजन नहीं। मैडम 5 सेकंड और दीजिए। कुओं में जहर आप लोग डालते हैं, आप लोग डालते हैं। ठीक है, आप गाय के बड़े बने फिरते हैं सगे। गौ मांस का व्यापार तो एक्सपोर्ट 600% आपके काल में बढ़ गया। ठीक है, और गौओं की हत्या मुरादाबाद में 3 हिंदुओं ने करी, आप ही के चमचों ने, जो भाजपा के चेले से बांटे थे, जो चाटू का 2 टोल की एक कच्ची आर्मी। और किसी दलित की बारात जा रही हो, बेचारे को उठा के पीट दो, उनके कुएं में जहर डाल दो। तो आप दलितों वंचितों की बात करते हुए आप अच्छे नहीं लगते। OBC अपने आप को कह तो दिया, लेकिन राष्ट्रपति वो कह रहे हैं असली पेट में दर्द तो OBC वाली घोषणा को लेकर नहीं हो रहा है कांग्रेस की। को आपने 2000 से ऊपर नहीं दिया। और एक बंदे का घर टूट गया था, ऑन रिकॉर्ड उसने बोला कि मेरे को सिर्फ 10,000 रुपया मिला, कहते मेरे 3-4 लाख लग गया।
आपने किया कुछ नहीं है। 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हुआ कैसे? कोई काम नहीं किया आपने। मेरे को ये तो बता दो, लाइटें वाइटें यहाँ वहाँ लगा दो, चमका दो, जैसे प्रधानमंत्री का इवेंट मैनेजमेंट चमकदार चमक की चीजें नजर आनी चाहिए। ठीक है, एक बार जवाब ले रही हूँ, फिर लौटती हूँ आपके पास। 6-7 हरियाली कम कर दिया आपने। कोई आपके यहाँ पर्यावरणविद नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है आपके, कोई आपको सलाह दे सके। वैसे भी पीएम तो किसी की सुनते नहीं है। लेकिन अब जो है अब एक मजबूत विपक्ष है। अब बड़े सारे विधेयक बने पड़े थे, अब देखते हैं कैसे पास होंगे। बहुत सारे विधेयक जवाब तो ले लीजिए। आपको कहे तो मैं गिनवा भी लूं मैं। ठीक है, फिर गिनवाइएगा, अभी नहीं, फिर गिनवाइएगा, फिर गिनवाइएगा, एक बार उनको भी गिनवाने दीजिए। ठीक है, रोहिला साहब इसका जवाब दे रहे हैं, उसके बाद लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी कुटेल साहब, फिर आपके पास आऊंगी। रोहिला साहब छोटा सा जवाब दीजिए। और कितना टाइम दोगे इनको? अभी निकले फिर यहाँ से जी। हांडा जी सुन तो लीजिए, आपको म्यूट कर दिया है, सुन लीजिए उनको, अभी दोबारा लौटूंगी आपके पास। देखिए, समय की पाबंदी होती है, सभी को बराबर समय देना होता है। एक बार सुन तो लीजिए, आप सवाल पे सवाल दागेंगे, जवाब के लिए भी तो वक्त देना पड़ेगा ना। रोहिला साहब जवाब दूंगा इनका, मैं जनता के प्रति उत्तरदायी ने कौन है? रोहिला साहब अभी दलितों की बात की इन्होंने। इन निकम्मे लोगों को, बेशरम लोगों को ये नहीं पता, मिर्जपुर में एक दलित बेटी और बाप की हत्या करवाई गई थी, 150 उनके घर जलाए गए थे, वहां से पलायन हुआ था। आपके नेता को ऐसे पूछना कभी, वो पलायन वाले जो दलित थे उनको किस सरकार ने फंसाया है? उनको हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने फंसाया है। ठीक है ना? और दलित बेटी और बाप को जिंदा जलाया था आपकी सरकार में। तब आप लोगों ने क्या किया था? राहुल गांधी भी आके गए थे वहां, आपके नेताओं से पूछ लेना, कुछ नहीं किया आप लोगों ने। वो लोग पलायन करके धक्के मारे। जो जंगलराज आपके राज में था, वो हरियाणा की जनता बिल्कुल नहीं आने देगी। और क्या विकास की बात करते हो आप? हरियाणा की सरकार ने जो विकास किया है 70 साल में आपने कभी नहीं किया। ठीक है ना? हम लोगों ने जनता को राहत दी है, हमने अंत्योदय का पालन किया है, क्योंकि हमारी पार्टी अंत्योदय को समर्पित है। हम लोग गरीबों के साथ खड़े हैं, हम लोग वंचितों के साथ खड़े हैं। लेकिन आप लोगों का सिर्फ ड्रामेबाजी थी, और वो ड्रामेबाजी आप लोगों ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया, आज आपके सुन लीजिए ना, मैं सबके पास जब आ रही हूँ तो बीच में बोलने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता पड़नी चाहिए। जिस कांग्रेस सरकार ने बार संविधान की अवहेलना की, बार संविधान पे आक्रमण किया, आज वो लोग एक ड्रामा कर रहे हैं, संविधान की कॉपी को लेकर संसद में जा रहे हैं। कुछ नहीं समझने वाला। ये प्रोपेगेंडा आपको 99 पे ले आया, उसके बाद आपका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा हरियाणा में। हरियाणा की जनता समझदार है, क्योंकि उन्होंने आपके प्रोपेगेंडा पे एक बार भरोसा कर लिया, मैं शायद ऐसा कुछ हो। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ गया, संविधान को तोड़ने वाले, मरोड़ने वाले सिर्फ कांग्रेस है। जब भी से सत्ता मिलती है तभी ये सरकारें तोड़ती है, तभी ये संविधान को बदलती है। ठीक है। और आप एक बात बताइए मुझे, आज 27% आरक्षण की बात हो रही है ओबीसी के लिए, आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि आपने तो आरक्षण की बात कर रहे थे भाई, ये तो अगर बीजेपी आगे तो आरक्षण मिटाएगी हैं। आप लोग छू के साथ क्यों नहीं लेते? ये तो मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के जो बैकवर्ड क्लास है, जो वंचित क्लास है, जो शोषित क्लास है, ये चीज तो कॉमन है। जब कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य पार्टी खुद करे तो उसको सही लगता है, अगला आदमी करे तो गलत लगता है। क्योंकि फ्री बिजली की ही बात कर लो, इन्होंने आरक्षण पर सवाल उठाया था, आज नायब सैनी की सरकार ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। नहीं रोक रही हूँ, दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ। हांडा जी आपके पास भी आऊंगी, कुटेल साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुटेल साहब देखिए, वही मुद्दा अगर एक पार्टी खुद उठाती है तो सही होता। आप कांग्रेस कह रही है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उधर पंजाब में जब देने की बात हुई थी या दिल्ली में देने की बात हुई तो तमाम सारे आरोप लगाए थे, तमाम सारे सवाल उठाए थे। लेकिन जो मुद्दे आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि घोषणा तो की कांग्रेस ने, वो पूरी नहीं की, तो उनके विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, कैसे उनको सुधारा जा सकता है? अगर आपको कहीं पे कमी लग रही है तो आप कैसे लोगों को समझाएंगे? अभी लोगों के बीच में आप लगातार बने रहेंगे तो कैसे समझाएंगे भाई बीजेपी ने नहीं किया तो हम ऐसे करेंगे इसको? जो जनता से वायदे। हांडा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको रोक रही हूं मैं, अभी इसके बाद लौट। हेलो, हाँ हेलो, कुटेल साहब अपनी बात रखिए। जो जनता से वायदे करते हैं तो उन वायदों को पूरा करें, यही व्यक्ति की ईमानदारी है, यही सच्चाई है, तभी वो सफल शासक जो है कि वो गिना जाता है। तब आप कौन से वादे करने जा रहे हैं? अब कौन से बड़े वादे करने जा रहे हैं आप? पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा जो वायदे किए गए थे उनको पूरा करने का काम किया, और आज की डेट के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि आज युवाओं
जो बेरोजगार है, युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी। दूसरा जो है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को प्रति माह रसोई के लिए खर्चा, गैस सिलेंडर कम दाम पर, बिजली का जो आज बड़े पैमाने पे बिल आता है उसमें कटौती, तो काफी जनता के साथ जो वायदे हम लोग करेंगे तो उनको पूरा करने का काम अवश्य किया जाएगा। किसानों के लाभ के लिए खाद पर सब्सिडी होगी, बीज पर सब्सिडी होगी, एमएसपी का रेट होगा, उनके फसलों का उठाव होगा। ये तमाम मुद्दे जो है वो हमारी सरकार में होंगे। ना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ना कांग्रेस ने किया है। ये लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। अभी जो है कि बैकवर्ड कम्युनिटी पर बोल रहे थे रोहिला साहब जो कोर्ट की जो स्टेटमेंट है क्रीमी लेयर की, आप उसको लेकर के आए और खुली बहस करें आप। और लेकिन उसके अंदर एक शब्द है जो फॉरवर्ड शब्द का इस्तेमाल किया है कोर्ट में, जो फॉरवर्ड हो चुका है वो क्रीमी लेयर के दायरे के अंदर आता है। आप यहाँ पर बैठे तो आप ही क्रीमी लेयर के दायरे के अंदर है, और जब ये लागू हो गया तो आप देख लेना बैकवर्ड का जो ढिंडोरा आप लोग लॉलीपॉप देने का काम, बैकवर्ड कम्युनिटी को जो देने का काम आप लोग कर रहे हैं, सब साफ होते चले जाएंगे। तो इसके अंदर जो है कि आप बड़ी गहनता से जो है विचार करें, क्योंकि आज बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर जो है कि एजुकेशन की कमी होने के कारण शायद उन लोगों को इतना नहीं पता है कि हमारे लिए क्या है क्या नहीं है। वो भावनाओं में बह करके जो है वो लग जाते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। जब एजुकेट हो जाएंगे तो लेकिन पता चल जाएगा उनको जो है कि ऊंच और नीच का, दुख और तकलीफ का, फायदे को और नुकसान का। क्या आप जनता की बात कर रहे हैं कि जनता भावनाओं में बह करके वोट देती है? देखिए, मेरा कहने का ज्योति जी ये है कि हमारा देश वो देश जो है कि अभी तक साक्षर नहीं हुआ है। अभी तक जो है हम जो है कि साक्षर ना होकर के अभी हम अधूरे हैं। जब हम साक्षर हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, हमें संविधान का ज्ञान हो जाएगा, हमें अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाएगा, हमें जो है कि मांगने के लिए जो है कि एजुकेशन प्रदर्शन जो है कि वो सब जो है कि हमें करने के लिए हो जाएगा। लेकिन आज जो है कि फ्री के अंदर 5 किलो राशन के अंदर लोगों को बहकाने का काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को रोजगार दें। 5 किलो चावल की जरूरत नहीं है, 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं है। जब एक घर परिवार के अंदर रोजगार जाएगा तो वैसे ही खुशहाल होगा। लेकिन आप युवाओं को रोजगार नहीं देते हैं। दूसरा जो है कि आप पक्के मकान बनाने का काम करें। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी अनुसूचित जाति के लोगों के पास 4 लाख मकान है जो कच्चे मकान है। और आपने जो बीपीएल का जो दायरा जो तो फिर कांग्रेस ने जो 4 लाख मकान दिए वो किसको दिए? इसके ज्योति जी बताइए। कांग्रेस का कहना है कि 4 लाख मकान तो हम ही दे चुके हैं, तो वो किसको दिए? देखिए, ना भारतीय जनता पार्टी को पता है, ना कांग्रेस को पता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने मकान है, कितने शेड्यूल कास्ट के और कितने कच्चे मकान है। आप मुझे बता दें। तो आपका कहना है कि 4 लाख अभी एससी वर्ग के ऐसे लोग हैं जिनके पास पक्के मकान नहीं है। अनुसूचित जाति के लोगों के कच्चे मकान है। सरकार जो पूर्व में सरकार रही है और आज जो सरकार है, तो ठीक है, लौट रही वो क्या कर रही है? ठीक है, मैं लौट रही हूँ। हांडा जी, इसका जवाब दे दीजिए एक बार, क्योंकि आप भी कह रही थी कि 4 लाख मकान आपने भी देने का काम किया कांग्रेस ने। ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये कि आपने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपको याद दिलाना चाहूंगी, आपके प्रवक्ता पहले बोलकर गए थे 21,000 रुपये हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे 19,500 तो सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा, तो आप उनको पक्की नौकरी ना दीजिएगा बेरोजगारी भत्ते की जगह। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपने अपने टेन्योर में कितने पक्के, एक मिनट सुनिएगा फिर जवाब देना। सुन लीजिए, पहले आपके बीच में नहीं बोली कुटेल साहब, जो कि है ना कि मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। कुटेल साहब, देखिए समय की पाबंदी है। कुटेल जी, ठीक है, यही बात आप अपनी बारे में बोलेंगे तो सही होगी कि आपकी ऑडियो डाउन है, आप बोल भी रही है तो नहीं समझ में आ रहा, अभी नहीं सुनाई दे रहा है।
फिर देखिए आप चुप कराइए ज्योति जी, फिर मैं बोलूंगी, अच्छा नहीं लगेगा बीच में। ठीक है शांति रखिए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए थोड़ा जल्दी। जवाब भी सुन लीजिए जो कि आपने बोला, सुन लीजिए। मैं बीच में थोड़ा सा माहौल भी हल्का रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपकी थोड़ी सी वो बात बोल देती हूँ। आपका तकिया कलाम, ठीक है जी। 21,000 बेरोजगारी प्रस्ताव आपने कहा, और इनको मैं बताना चाहूंगी कि 5 किलो कुटेल जी से पूछना था, बाद में जवाब देना, आप नोट कर लीजिएगा कि आपने अपने टेन्योर में आपने कितने पक्के मकान दिए। नंबर 1, बेरोजगारी भत्ते का मैंने बोल दिया आपको। लूंगी जवाब। दुश्मन भाजपा है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, गोधरा में जाकर लोग करोड़ों कमा रहे हैं, 210 लोग आरोपी हैं, लेकिन किसी पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है, ऊपर से ट्रेन दुर्घटनाएं कितनी हो रही हैं, युवा सड़कों पर है, संसद को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, या मेरे को भी आज मैंने पूरी न्यूज देखी नहीं, वो संसद को घेराव का प्रयास कर रहा है या घेर चुका है, ये मुझे नहीं पता। ये मैं कल जब श्योर हो जाऊंगी तब आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं भाजपा ही नहीं हूं, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम आप क्या कहते हैं रहीला जी, आप 40, 70, 75 पार का नारा दे रहे थे, आप 40 पर आ गए। इस बार कितने सीटों का आप नारा देंगे और कहाँ आपको जनता लाके डालेगी, ये भी जरा सोच लीजिएगा, क्योंकि जनता अब इस बार बहुत आक्रोश में है, हर वर्ग आक्रोश में है। चाहे जो आपने किसानों के साथ किया, जो पहलवान बेटियों के साथ किया, जो खेल कोच के साथ किया, और जो आपके 1 मिनट बीच में नहीं बोलिए, बस आ रही रोहिला जी, इसके बाद आप ही के पास आ रही है। आपके पास मुद्दे ही नहीं है, मुद्दे हैं ही नहीं, सिवाय कांग्रेस पर कटाक्ष करने के। कांग्रेस ने जो बनाया वो आपके आका ने बेच डाला। चलिए ठीक है, समय की पाबंदी, समय की पाबंदी, रेलवे ठीक है। आरना जी आपको भी रोक रही हूँ क्योंकि समय की थोड़ा सा पाबंदी है। रोहिला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइनल कमेंट 5 सेकंड में आप दीजिएगा। आरना जी रोक रही हूँ, समय की पाबंदी। कांग्रेस का जो राज था, जो उषा साहब का राज था, उसमें क्षेत्रवाद त्रस्त था पूरा हरियाणा। अहिरवाल से राव इंद्रजीत जी क्यों गए? अहिरवाल से राव इंद्र, क्योंकि अक्षत्रवाद का पूरा किया गया। जींद में जब भी सड़कें आती थी तो रोहतक से जींद आते आते सड़कें नहीं कट्टे बन जाते थे, तो इन लोगों ने क्षेत्रवाद किया, इन लोगों ने भाई भतीजावाद किया, इन लोगों ने परिवारवाद किया, और होकर 2014 में वो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं भाई भतीजा और परिवारवाद का, आप उनके ऊपर लगा देते हैं, हिसाब बराबर सा लगने लगता है। वोट किया, बीजेपी को वोट दिया, और 10 साल से ये लोग सत्ता से बाहर है, और हरियाणा की जनता आपसे जो समझती है कि उधर राज्य में क्या क्या होता था, तो हरियाणा की जनता इनका इलाज पक्का करेगी अब की बार भी। चलिए ठीक है। एक सिंगल डिजिट कुटेल साहब आपसे जानना चाहूंगी, आपने अपने राज्य में कितने पक्के मकान बनाए? बस सिंगल डिजिट, एक लाइन में आंसर पूरा कीजिएगा। देखिए, हमने लाखों मकान बनाने का काम जेके अपनी सरकार के अंदर किया है। ये तो गोलमोल जवाब हो गया ना, लाखों। सुनिए, जो कच्चे मकान है मुझे पता है कि उन्होंने किए, देवीनाथ जी के लिए भी यूनिवर्सिटी बनाई, उनके लिए ऑडिटोरियम बनाया। चलिए ठीक है, समझ गए। हमारे हुड्डा साहब ने बनाया, पावर प्लांट लगाया, यूनिवर्सिटीज बनाई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बयानबाजियां भी बढ़ रही हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला भी जो है लगातार जारी है। तो इसी बीच जो है पार्टियों ने अब कमर कस ली है और अपने तैयारियों में लगातार जुटी हुई हैं। तो फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।